नमस्कार, आधा मिनट पूरी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं खबरों में आपके साथ अंजलि और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना में जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या। हमले में सौरभ कुमार का दोस्त भी घायल हो गया है। शादी से लौटने के दौरान बदमाशों ने गोली मारी है। देखिए, पटना से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। रुपेश, इस मर्डर से जुड़ी और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी तक ये जानकारी मिल पाई है कि सौरभ कुमार जेडीयू के युवा मोर्चे से जुड़े हुए हैं और वो एक शादी समारोह से देर रात लौट रहे थे और उसी क्रम में बाइक सवार 3 अपराधियों ने उन्हें आगे से घेर लिया और उनके साथ उनके एक मित्र भी थे और जो गोलीबारी हुई उसमें सौरभ कुमार की मौत हो गई और उनके जो दोस्त हैं वो घायल हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस देर रात ही मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन क्या राजनीतिक अदावत की वजह से हत्या हुई है या कोई व्यक्तिगत विवाद था, अभी तक पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया है। तफ्तीश जारी है, लेकिन सबसे अहम ये है कि चुनाव का माहौल है और ऐसे में अगर एक राजनीतिक व्यक्ति, राजनीतिक कार्यकर्ता की अगर हत्या हो जाती है तो निश्चित रूप से पुलिस इस एंगल पर भी विचार जरूर कर रही होगी कि क्या ये राजनीतिक अदावत, क्योंकि चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर है और ये पाटलिपुत्रा जो विधान लोकसभा क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये पुनपुन आता है और उसमें एक जेडीयू नेता की हत्या और उसके दोस्त को भी गोली लगी है। ऐसे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है और जो ग्रामीण एसपी हैं उनका भी कहना है कि राजनीतिक वजहों से हत्या हुई है या फिर कोई व्यक्तिगत कारण है। ये जांच जारी है, नजर आप बनाए रखिएगा। रुपेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जेडीयू नेता सौरभ कुमार का दोस्त घायल हुआ और वहीं सौरभ कुमार की मौत हो गई है। शादी से लौटने के दौरान अज्ञात बदमाशों ने उन पर गोली चला दी, उनकी हत्या कर दी। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज पीएम मोदी का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा है। एमपी के मुरैना में पीएम मोदी जनसभा करेंगे। यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में पीएम की रैलियां होने वाली हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रचार अभियान के तहत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी सुबह करीब 11:30 बजे आज पहले मध्य प्रदेश के मुरैना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम यूपी के आगरा पहुंचेंगे, जहां दोपहर करीब 2:45 बजे मीना बाजार ग्राउंड आगरा में जनसभा करेंगे। दोपहर करीब 2:45 बजे बरेली के जाफराबाद में रैली में शामिल होंगे। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे शाहजहांपुर के बरेली मोड़ मैदान पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और मिशन 400 पर निकले पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन में पीएम पद को लेकर तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने 1 साल 1 पीएम का फॉर्मूला बनाया है। ये लोग 1 ईयर 1 पीएम फॉर्मूला बना रहे हैं, यानी 1 साल 1 पीएम, दूसरे साल दूसरा पीएम, तीसरे साल तीसरा पीएम, चौथे साल चौथा पीएम, 5वें साल 5वां पीएम। बताओ भाई, क्या होगा देश का? क्या होगा? क्या होगा मुझे बताइए? देश बचेगा क्या? और वहीं पीएम मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में नाम लेकर कहा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण दिलवा कर रहेंगे। साथियों, कांग्रेस अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर भी कांग्रेस को घेरा है। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी रहेगी। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर कहा है कि उनके बयान के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान। गृहमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वो सैम पित्रोदा के बयान को गंभीरता से लें और सैम पित्रोदा ने देश में उनके बयान के बाद मचे घमासान के बाद शिकागो से सफाई दी है। कांग्रेस पार्टी उनके बयान से पहले ही किनारा कर चुकी है। मैंने टीवी पर अपनी सामान्य बातचीत में केवल एक उदाहरण के तौर पर अमेरिका में लगने वाले विरासत कर का उल्लेख किया था। क्या मैं तथ्यों का उल्लेख नहीं कर सकता? मैंने कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को चर्चा और बहस करनी होगी। इसका कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा कि 55% छीन लिया जाएगा? किसने कहा कि भारत में ऐसा कुछ होना चाहिए? बीजेपी और मीडिया क्यों घबराई हुई है? और एक बड़ी खबर है, आज कन्नौज से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे अखिलेश। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा है कन्नौज से बीजेपी की पराजय होगी। तो कन्नौज से देखिए अखिलेश यादव आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे अखिलेश। अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आज दोपहर 12 बजे अखिलेश कन्नौज से नामांकन करेंगे। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि कन्नौज से बीजेपी की पराजय इतिहास में कन्नौज क्रांति के नाम से जानी जाएगी। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। बता दें कि कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। अखिलेश यादव पहली बार साल 2000 में कन्नौज से सांसद बने। अखिलेश 3 बार इस सीट से सांसद रहे, जबकि 1 बार आजमगढ़ से चुने जा चुके हैं। और वहीं कन्नौज के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन भविष्य बनकर आ रही है और बीजेपी इस चुनाव में इतिहास बन जाएगी। कन्नौज के लोगों का मानना है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रही है। एनडीए को पीडीए हराएगा। यूपी के कन्नौज सीट से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक भी आज नामांकन करेंगे। कन्नौज को इतिहास रचने की आदत है। सुब्रत पाठक ने कहा है 4 जून को कन्नौज नया इतिहास लिखेगा। जो आदमी जमीन पर रहता है वो जानता है कि यहाँ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हो रही है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी 80-90% खुद ही मेरे साथ खड़ी होती है। अब जो लोग अभी अंदर से मेरे साथ में थे, बाद में खुल के मेरे साथ आ जाते, तो कुल मिलाकर वो 80-90% पोलिंग पर इनका बस्ता भी नहीं लगता। तो खैर, अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिम्पल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने मंगलसूत्र वाले बयान पर केंद्र सरकार को घेरा है। पूछा शहीद जवानों की पत्नियों के मंगलसूत्र किसने छीने? उन्नाव में एक चुनावी सभा के दौरान डिम्पल यादव ने पुलवामा के शहीदों का मुद्दा उठाया। आप बताइए, पुलवामा जैसी घटना हुई जब हमारे फौजी भाइयों को एहसास नहीं उपलब्ध करा पाए, हमारी पत्नियां थी जब उनका मंगलसूत्र छीना, तो क्या बड़ी घटना को अंजाम दिया गया? बता दें कि एक सभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो वो देश के लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करके उसे बांट देगी और महिलाओं के मंगलसूत्र तक सुरक्षित नहीं रहेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अमेठिया और रायबरेली को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले।
नेहरू गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाली अमेठी और रायबरेली सीटों पर चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब तक पत्ते नहीं खोले हैं। माना जा रहा है कि दोनों सीटों को लेकर आज गांधी परिवार अंतिम चर्चा करेगा। इसके बाद दोनों संसदीय क्षेत्रों के अपने खास लोगों से बात कर फैसला लिया जाएगा। खबर ये भी है कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी काफी पहले ही शुरू कर दी थी। पिछले 4 महीने से कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं, जो बूथ और ब्लॉक स्तर पर हर हफ्ते बैठक कर फीडबैक रिपोर्ट दिल्ली भेज रहे हैं। पार्टी और परिवार दोनों का फोकस स्थानीय मुद्दे पर स्मृति ईरानी को घेरने का है। यूपी के अमेठी की चुनावी सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इशारों में राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिए बगैर तंज कसा। इस रिपोर्ट में सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कहा। देश को जीजा जी का आगमन हुआ, भैया सभी किसान अपना खेती का कागज छुपा लो। वैसे एक जमाने में बड़े बुजुर्ग जब बस में सफर करते थे तो बस का अगर सीट छोड़ने के लिए 5 मिनट का काम होता था तो जेब से रुमाल उठाकर सीट पर छोड़ देते थे, कहते थे बैठना मत। जब से जीजा जी की नजर पड़ी है अमेठी पे, तब से राहुल जी ने भी तय किया है कि वो आएंगे रुमाल छोड़ दें। अब जीजा हो या साला, उनसे कह दे अमेठी में हर वोटर है मोदी का मतवाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर से जाति जनगणना और न्याय का मुद्दा उठाया। उन्होंने क्या कहा, इस रिपोर्ट में आते हैं। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को क्रांतिकारी मिशन बताते हुए कहा कि जाति जनगणना उनके लिए सियासी मुद्दा नहीं बल्कि एक मिशन है। अब ये मत सोचिए कि जाति जनगणना सिर्फ कास्ट सर्वे, वो जाति का सर्वे है, मगर उसमें हम इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल सर्वे भी जोड़ेंगे। मतलब क्या होगा? कांग्रेस मैनिफेस्टो में किए गए सरकारी नौकरियों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है, पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चुनाव प्रचार के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि तुष्टीकरण तो कांग्रेस के डीएनए में है। इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के इसमें जो ये लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला यह थॉट है। आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने कहा है कि देश सबका है और हमें कोई भी असंवैधानिक काम नहीं करना चाहिए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि चुनाव के दौरान हमें आपस में लड़ाने की कोशिशें होंगी, लेकिन ये हमें लड़ना नहीं है। और दलों का ये आदत होती है कि कैसे जात के नाम पर, मजहब के नाम पर ठीक बात को भी गलत कैसे पेश किया जाए, हमें बांटा कैसे जाए, भड़काया कैसे जाए और लड़वाया कैसे जाए। हमने इतना ध्यान में रखना है, ना बटना है, ना भटकना है, ना लड़ना है। और बड़ी खबर है, आज अमित शाह तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर हैं। तेलंगाना के सिद्दीपेट में गृह मंत्री जनसभा करेंगे। ओडिशा के बोलांगीर में होगी अमित शाह की जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज तेलंगाना और ओडिशा का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक गृह मंत्री आज दोपहर करीब 12:30 बजे तेलंगाना के सिद्दीपेट शहर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और मेडक लोकसभा उम्मीदवार एम रघुनंदन राव शामिल होंगे। इसके बाद गृह मंत्री ओडिशा के बोलांगीर संसदीय क्षेत्र के सोनपुर में शाम करीब 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज रात भुवनेश्वर में रुकेंगे और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी के कई नेता टीएमसी में शामिल होना चाहते हैं। और क्या कहा है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। ইডির ভয় দেখিয়ে তাপস রায়কে নিয়ে গেছে বিজেপি, প্রার্থী নেই তো, তৃণমূল থেকে নিয়ে গিয়ে প্রার্থী করছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে 48 ঘন্টার মধ্যে ওদের আরেকজন এমএলএকে ভাঙিয়ে তৃণমূলে নিয়ে এসেছি। এখনো 10 জন লাইনে আছে।
ঠিক টাইমে দরজা খুলবো, এই দলটাকে উঠিয়ে দেবো বাংলা থেকে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন, উঠিয়ে দেবো। আর যত রাখতো আমার উপর 3 বছর ধরে 4 বছর ধরে ইডি সিবিআই বিচার ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে আমায়, আমার মা বাবা, আমার স্ত্রী কাউকে ছাড়েনি। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी समझ गई है कि वो बैकफुट पर है। राजस्थान में कल होने वाले दूसरे चरण की वोटिंग से पहले सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर दांव पेंच में कोई कसर नहीं छोड़ी। टोंक पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इसे बदलाव का चुनाव बताया। भाजपा के नेताओं के भाषणों को देखकर मुझे लग रहा है कि वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी आज बैकफुट पर है और तमाम प्रचार संसाधन लगाने के बाद सारी ताकत झोंकने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। और मैं मानता हूं कि ये चुनाव एक बदलाव का चुनाव है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली की सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। जनता जेल का जवाब वोट से देने के लिए जा रही है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जनता के मन में गुस्सा है, रोष है। यहाँ तक कि जो बीजेपी के लोग हैं उनके मन में भी इस बात का दुख है कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने उनके बच्चे के लिए भी अच्छी शिक्षा और बिजली पानी का इंतजाम किया, फ्री बस की यात्रा का इंतजाम किया, बेहतरीन काम करके दिखाया, उनको जेल में डाल के मोदी जी ने गलत किया है। और पूरी दिल्ली इस बार 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन को देने जा रही है। एनडीए के 400 सीटों वाले दावे पर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 400 पार का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इंडिया ऊपर जाएगा और एनडीए नीचे आएगी। जो 400 का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। इंडिया बहुत ऊपर जाएगी, एनडीए बहुत नीचे आएगी। वहीं बदरुद्दीन अजमल ने अपने 700 मदरसों को खोलने वाले बयान को फिर दोहराया। हम अपनी जगह पे हैं, इलेक्शन जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर खोलेंगे। बता दें कि असम की 14 लोकसभा सीटों में से 5 पर वोटिंग हो चुकी है, जबकि बाकी बची 9 सीटों पर अगले 2 चरणों में वोटिंग होनी है। 26 अप्रैल और 7 मई को बाकी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने खुद को जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने धमकी देने का आरोप किस पर लगाया है, आप देखिए। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें जिसने जान से मारने की धमकी दी है वो एक सजायाफ्ता क्रिमिनल है। राजा आए थे, उनको जीतने नहीं है, उनको जीतने से ज्यादा है पप्पू हारे। ट्वीट किए। और ये कौन है जिन्होंने आपको धमकी दी है? बहुत बड़े अपराधी, सजावार अपराधी। और जो उनके मंच पर छोटे राजा साहब के मंच और गाड़ी के साथ चल रहे, उन्होंने कहा ढुक के मारूंगा, मेरा यहाँ से मौत हो गई थी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके कांकेर में चुनाव आयोग ने खास तैयारी की है, आप देखिए रिपोर्ट। मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टी हेलीकॉप्टर से रवाना हुई। मतदान कर्मियों को ले जाने के लिए वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया। कांकेर लोकसभा सीट के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी मतदान दलों के साथ रवाना की गई। कोयलीबेड़ा, छोटे बेटिया, पंखाजूर के अंदरूनी इलाकों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कांकेर लोकसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 9 अति संवेदनशील मतदान केंद्र घोषित किए गए हैं, जिनमें पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया है। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। ये हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जिन्होंने अपना जन्मदिन कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका तिलक किया और उनकी आरती उतारी। कार्यकर्ताओं के अलावा अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों ने भी सावंत को शुभकामनाएं दी। हम तुम्हारे साथ हैं। केरल के मलप्पुरम में चुनाव प्रचार के दौरान यूडीएफ और एलडीएफ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। पुलिस ने काफी देर की मशक्कत के बाद हालात को किसी तरह से काबू में किया।
केरल के मल्लपुरम में एलडीएफ और यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने जमकर एक दूसरे के साथ मारपीट की। एलडीएफ और यूडीएफ कार्यकर्ताओं के बीच ये लड़ाई करुनागपल्ली में हुई। यूडीएफ कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि एलडीएफ कार्यकर्ताओं ने उनके विधायक पर पथराव किया, जिसके बाद उन्हें तालुक अस्पताल में भर्ती कराया गया। विवाद रोकने की कोशिश में 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए 3 बार आंसू गैस भी छोड़ी। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में पुलिस और सीआईएसएफ को तैनात कर दिया गया है। और एक बड़ी खबर आपको जल्दी से देते, दिल्ली से खबर आई है जहां आइसक्रीम वेंडर की हत्या कर दी गई। इंडिया गेट सर्कल के पास ये हत्या हुई है। झगड़े के बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी फरार है। बीती रात इंडिया गेट के पंडारा रोड पर उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात बदमाशों ने पैसे को लेकर हुए विवाद में एक आइसक्रीम बेचने वाले की चाकू गोदकर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान प्रभात के रूप में हुई है। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि प्रभात काफी समय से आइसक्रीम बेचा करता था। झगड़े का कारण क्या है? लड़के के पास फोन था, बताते हैं कि कोई चोर चक्के जैसे लोग थे, तो फोन छीना है तो हाथापाई हुई है। उसके बाद में फोन नहीं दिया तो कोई चाकू मार दिए। पुलिस वारदात वाली जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कर्नाटक के हुबली में हुए नेहा हिरेमठ हत्याकांड की सीआईडी जांच शुरू हो गई है। आरोपी को बीवीबी कॉलेज ले जाकर जो क्राइम सीन है उसको रिक्रिएट किया गया। कर्नाटक के हुबली में हुए नेहा हत्याकांड की जांच राज्य सीआईडी ने शुरू कर दी है। वारदात के छठे दिन सीआईडी टीम हत्या के आरोपी फयाज को लेकर बीवीबी कॉलेज पहुंची, जहां मौका वारदात पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। कॉलेज कैंपस में फयाज को विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद नेहा के आरोपी फयाज को पुलिस वैन में बिठाकर वापस ले जाया गया। इस दौरान उनका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। आरोपी फयाज ने 18 अप्रैल को नेहा हिरेमठ की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। आरोपी ने नेहा के गले, पेट सहित शरीर पर चाकू से 7 वार किए थे। मुंबई में अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस मौके पर कला जगत की मशहूर हस्तियां मौजूद रही। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के बाद परिवार और ट्रस्ट ने सुर सम्राज्ञी की याद में इस सम्मानित पुरस्कार की स्थापना की थी, जिसे कुछ दिन पहले बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को देने की घोषणा की गई थी। मुंबई में कल अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके अलावा म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान को मास्टर दीनानाथ अवार्ड और एक्टर रणदीप हुड्डा को विशेष पुरस्कार से नवाजा। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि एक तो इतने दिग्गज लोग के साथ मुझे सम्मानित किया गया, ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। आज कन्नौज से नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। आज पीएम मोदी का मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का दौरा है। एमपी के मुरैना में पीएम मोदी करेंगे जनसभा। यूपी के आगरा, बरेली और शाहजहांपुर में पीएम की रैलियां। ईरान से तनाव के बीच ब्लिंकन का चीन दौरा। अचानक चीन पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री। चीन के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी संभव है। तो देखिए, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अचानक चीन पहुंचे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री और चीन के साथ कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है। And of course, we'll be dealing with areas where we have real differences with China, dealing with them directly, communicating clearly. Face-to-face diplomacy matters. It's important for avoiding miscommunications, misperceptions, and to advance the interests of the American people. ईरान और इजराइल जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन पहुंचना कोई साधारण बात नहीं है। आप जरा समझिए, ईरान और चीन और रूस की शय है जिससे उसकी ताकत 3 गुना बढ़ जाती है और ये सुपर पावर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ईरान को मिली शय का असर मिडिल ईस्ट में तनाव के तौर पर साफ नजर आ रहा है। अब अमेरिका को उम्मीद यह है कि चीन इस मुलाकात के बाद अपने कदम पीछे करेगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच जंग में चीन ईरानी खेमे में खड़ा हुआ है। यह अमेरिका की मुसीबत बढ़ाने वाली बात है और चीन को रोकना बेहद जरूरी है। इसलिए माना जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच में अंदर खाने कोई बड़ी डील हो सकती है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। मनीष, क्या कोशिशें हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की?
बिल्कुल करुणा, देखिए जैसा कि अभी अमेरिकी विदेश मंत्री ने खुद अपने बयान में कहा और दर्शकों ने सुना कि फेस टू फेस डिप्लोमेसी मैटर्स, तो उन्हें लगता है कि चीन में जब वो चीन के विदेश मंत्री से मिलेंगे या बहुत हद तक संभावना है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात हो जाए, तो वो इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त अमेरिका का साथ दे चीन। और उनका ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त अमेरिका ने इजराइल को और यूक्रेन को मदद देने के साथ साथ उन्होंने ताइवान को भी मदद देने की घोषणा की है। तो किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, किसी तरह का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। लेकिन इन सबसे अलग जो ईरान और रूस का गठबंधन है, जो ईरान, रूस और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन है, उसमें चीन की भूमिका जो महत्वपूर्ण है, उससे किस तरह से उनको किनारे किया जाए या कम से कम उसे साइड लाइन करके रखा जाए, ये अमेरिका की कोशिश होगी। लेकिन अब देखना होगा कि कितना इसमें वो कामयाब होते हैं, क्योंकि उनका ये दौरा अमेरिकी हितों के लिए निर्णायक दौरा साबित होने वाला है। मिडिल ईस्ट का आने वाले समय में जो परिणाम होगा वो बहुत हद तक निर्भर करेगा। जी बिल्कुल मनीष, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्लिंकन का चीन दौरा कई एजेंडों के साथ हुआ है और इसके बाद जो सामने आएगा वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि आखिर मीटिंग में बात क्या हुई है। नजर आप बनाए रखिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जेडीयू नेता सौरभ कुमार की गोली मारकर हत्या हुई है। हमले में सौरभ कुमार का दोस्त भी घायल हुआ है। शादी से लौटने के दौरान बदमाशों ने गोली मारी है। देखिए, बहुत बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। बड़ी बात यह है कि चुनाव की तैयारियों के बीच राजधानी पटना में मर्डर की वारदात। 24 को बढ़िया कोल में अजीत कुमार के भाई का रिसेप्शन का फंक्शन था। इसमें शिवनगर परसा बाजार के सौरभ कुमार अपने साथी के साथ आए हुए थे। तो वहाँ पर उनको लौटने के दौरान करीब 12:15 बजे मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दिया गया और उनको लोग अस्पताल ले गए। उनके साथ एक मुनमुन कुमार भी घायल थे, उनको कंकड़बाग उमा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सौरभ कुमार की मृत्यु हो चुकी थी। तो इस संबंध में पुलिस द्वारा छानबीन किया जा रहा है, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अब खबर यूपी के सियासी एजेंडे की, जिस पर रहेगी आज दिन भर नजर। कन्नौज से अखिलेश यादव आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव नामांकन करेंगे। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक भी आज नामांकन करेंगे। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी। नामांकन से पहले अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया, कन्नौज को इतिहास रचने की आदत है। ये सुब्रत पाठक की तरफ से कहा गया। तो 2024 के चुनावी समर में कन्नौज सीट पर दिलचस्प टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि 2019 में डिंपल यादव की हार के बाद समाजवादी पार्टी वापसी का रास्ता देख रही है। इसीलिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद मैदान में उतर गए हैं। आज दोनों उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। और आइए आपको सुनाते हैं कि कन्नौज से चुनाव लड़ने पर अखिलेश यादव और कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का क्या कहना है। सवाल कन्नौज का ऐतिहासिक जीत का है। कन्नौज अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा जो जनता ने मन बनाया है, इंडिया गठबंधन भविष्य बन के आ रहा है जी, और भारतीय जनता पार्टी इतिहास बन जाएगी इस चुनाव में। अब अखिलेश जी आए हैं तो, लेकिन आप देखिए कन्नौज में तो सदैव इतिहास रचने की आदत है। 4 जून को एक नया इतिहास यहाँ लिखा जाएगा। डिंपल के बाद अखिलेश जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि कन्नौज सीट पर किसका पलड़ा भारी है। ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने पूरी जानकारी। 1998 के बाद से 2014 तक यहां पर समाजवादी पार्टी का दबदबा साफ रहा। अभी तक 5 चुनाव यहां से समाजवादी पार्टी जीती है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव यहां से सांसद रह चुकी है। जी हाँ, जबकि बीजेपी 1996 में पहली बार जीती और 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव हराकर सीट पर कब्जा कर लिया था। तो ये वो बड़ी जानकारी है। और साथ ही हम आपको ये भी बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कन्नौज सीट इतनी जरूरी क्यों है। तो ये जानकारी देखिए, समाजवादी पार्टी का कन्नौज गढ़ रहा है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, और पहले सांसद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे थे इस सीट से। इसके अलावा 1967 की बात की जाए तो यहां पर जीत हुई। राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी से यहां पर जीते और 1998 में जो जीत दर्ज की वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप यादव ने की।
और साथ ही 1999 में जीत हुई मुलायम सिंह यादव की, जो कि समाजवादी पार्टी से थे। मुलायम की सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव यहां से उपचुनाव जीते थे। वहीं 1998 और 2019 तक यहां पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। 2019 में सुब्रत पाठक यानी कि बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की, डिंपल यादव को यहां से हराया था। पंकज झा इस वक्त हमारे रोविंग एडिटर जुड़े हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, हालांकि ये जो सीट है वो गढ़ रही है, बहुत स्ट्रांग होल्ड यहां पर समाजवादी पार्टी का रहा है, लेकिन 2019 में ऐसा हुआ नहीं। अब अखिलेश यादव यहां पर नॉमिनेशन फाइल कर रहा है। कैसा मुकाबला, कैसी टक्कर अब इसके बाद यहां पर होती हुई नजर आएगी? देखिए, कल जब अखिलेश यादव से बात हुई थी हमारी और हमने पूछा भी था, क्योंकि बड़ा टफ सीट होगा किसी के लिए भी, या तो बीजेपी या समाजवादी पार्टी के लिए। अगर आप देखिए 2014 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव यहाँ जीती थी और तभी बीजेपी के सुब्रत पाठक को उन्होंने हराया था, तभी बस 20,000 वोटों से वो जीत पाई थी। और 2019 में जब सुब्रत पाठक जीते थे तब भी वो 7,000 वोटों से जीत पाए थे। यानी वोटों का अंतर बहुत कम रहता है और बहुत डिफिकल्ट है। जबकि पिछली बार सपा और बसपा का गठबंधन था, तब भी सुब्रत पाठक उनको हराने में कामयाब रहे थे। तो अखिलेश ने कहा ये मेरी सीट जो है वो डिफिकल्ट है, कंटेस्ट बहुत टफ होगा। वो मानकर ये चल रहे हैं कि इतना आसान नहीं होगा। लेकिन चूंकि आप एक बात कह दी थी अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को कि आप भी चुनाव लड़िए, हमको भी लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये परिवार राहुल, प्रियंका और अखिलेश खुद नहीं लड़ते हैं तो मैसेज कार्यकर्ताओं में ठीक नहीं जाएगा। इसीलिए वो कन्नौज से, जो परंपरागत सीट है जहां से उनका इमोशनल अटैचमेंट रहा है, जहां से वो पहली बार सांसद बने, चुनावी राजनीति में आए, वहां से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज जी इस पूरी जानकारी के लिए। बात यूपी के ही सियासी एजेंडे की, जिस पर रहेगी पूरे देश की नजर। अमेठी रायबरेली सीट से जुड़ी है बड़ी खबर है। गांधी परिवार आज करेगा दोनों सीटों पर चर्चा। अमेठी रायबरेली से आई रिपोर्ट पर चर्चा होगी। चुनाव लड़ने के फैसले पर आगे आज गांधी परिवार बढ़ेगा कि आखिर अमेठी और रायबरेली पर करना क्या है। तो देखिए, TV9 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि अमेठी रायबरेली पर आज बड़ी खबर आ सकती है। हम आपको बताएंगे कि कैसे पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, कांग्रेस दोनों सीटों पर किस प्लान के साथ आगे बढ़ रही है। तो आज आखिर क्या होगा, आइए जानते हैं। बिल्कुल, दोनों सीटों की आज अंतिम रिपोर्ट पर चर्चा होगी। गांधी परिवार के चुनाव लड़ने पर विचार किया जाएगा। 26 अप्रैल के बाद नाम पर मुहर भी संभव है। और साथ ही जानकारी ये भी कहती है कि एक हफ्ते से फीडबैक लिया जा रहा है। 4 महीने पहले से ही कोऑर्डिनेटर काम कर रहे हैं ब्लॉक स्तर पर। हर हफ्ते बैठक भी हो रही है। हर बैठक की रिपोर्ट दिल्ली भेजी भी जा रही है। गांधी परिवार के करीबी KL शर्मा वहां पर खुद मौजूद है। कई महीनों से शर्मा जमीनी तैयारी को वहां पर देख रहे हैं। बूथ लेवल एजेंट दोनों सीटों पर एक्टिव भी हैं। तो ये है तैयारी अमेठी रायबरेली को लेकर के। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार विक्रांत, अमेठी और रायबरेली को लेकर के लगातार चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि यहां पर कांग्रेस इस बार कुछ कमाल करके दिखाए। रणनीतियां लगातार बन रही हैं। जरा इन रणनीतियों के बारे में समझाइए और बताइए कि कैसी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की। जी देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही अमेठी रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे शुरुआत में, लेकिन दबाव बहुत बना है प्रदेश इकाई के द्वारा, रायबरेली अमेठी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा कि गांधी परिवार को वहां से लड़ना चाहिए। अब 26 अप्रैल को जब वायनाड में वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद इस पर फैसला कि कल देर रात तकरीबन 9:30 बजे प्रियंका गांधी दिल्ली वापस आ गई है वायनाड में चुनाव प्रचार करके। और उसके बाद आज अमेठी के अहम लोगों से प्रियंका गांधी की मुलाकात होगी, जिसमें कि अमेठी और रायबरेली पर गांधी परिवार का क्या रुख होने वाला है इस पर फैसला होगा। और सूत्र ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी को लेकर संशय बरकरार है। अगर प्रियंका नहीं लड़ती हैं तो उस सूरत में क्या KL शर्मा को लड़ाया जाएगा, इस सारी बातों पर आज चर्चा होनी है। यानी कि कुमार विक्रांत, अमेठी और रायबरेली को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है और जैसा आप बता रहे हैं कि वायनाड में वोटिंग होने के बाद ये तय होगा कि क्या अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के चेहरे को मैदान में उतारा जा सकता है या नहीं। कई मीटिंग्स भी हो रही हैं। फिलहाल सस्पेंस कायम है। अब बात करते हैं असम की सियासत में सांप्रदायिकता के एजेंडे वाली खबर की। बड़ी खबर है, बताया जा रहा है AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन का फिर से विवादित बयान आया है। चुनाव जीतने के बाद 700 मदरसे फिर खोलेंगे, ये कहना है बदरुद्दीन अजमल का। PM मोदी का 400 का सपना कभी सफल नहीं होगा। मोदी जी जो 400 का सपना देख रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। इंडिया बहुत ऊपर जाएगी, NDA बहुत नीचे आएगी। और सर 700 मदरसों वाले अपने बयान को लेकर आप सर प्रतिक्रिया दे दीजिए। बिल्कुल, हम अपनी जगह पे हैं। इलेक्शन जीतने के बाद हम 700 मदरसों को फिर खोलेंगे।